जय हिंद दोस्तों। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत ज़ोर से मार मारी है इस बार, और ऐसे लोगों को भी मार मारी है जिनको पिछले साल समझ में नहीं आ रही थी और इस बात का खिल्ली उड़ा रहे थे कि भाई ये तो एक मजाक है और सरकार जो है फालतू के काम कर रही है। कई कई लोगों ने, जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनकी बात लोग मानते हैं, उन लोगों ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले पे भी उंगली उठाई थी कि भाई आपने बिना तैयारी के लॉकडाउन लगा दिया। ठीक है, उस जगह पे कई लोग सही भी थे लेकिन बहुत हद तक गलत भी थे, क्योंकि अगर उस समय पे उस तरीके से लॉकडाउन ना लगाया गया होता तो शायद जो संख्या हमें संक्रमित लोगों की उस समय मिली थी, जो प्राप्त हुई थी, वो शायद और भी ज़्यादा हो सकती थी, काफ़ी हद से ज़्यादा हो सकती थी। अब भारत में जो एक और लहर का हम लोग अभी सामना कर रहे हैं, ये लहर कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक लहर है। कई लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं जो अपने आप को इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना करते थे, वो लोग भी इसके सामने घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोग जो हेल्थ वर्कर्स का मजाक उड़ाया करते थे, वो लोग भी इसका मजाक उड़ाते जो मजाक उड़ाया करते थे वो भी इसके सामने घुटने टेकते हुए इस समय पहचान में आ रहे हैं। कुछ एक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाना असल में जा रहा हूँ। कुछ एक चीज़ें तो नहीं, बस एक ही चीज़ दिखाऊंगा तो उससे आपको समझ में आ पाएगा कि लोगों की मानसिकता किस प्रकार से एकदम घटिया हो चुकी है और क्यों लोगों को इस चीज़ से समझना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है। अब ये वीडियो, ये आप देखिए, मिडिल फिंगर दिखाई जा रही है यहाँ पे कामरा भैया द्वारा। अब कामरा जी ने यहाँ पे मिडिल फिंगर क्यों दिखाई, किसको दिखाई, ये अभी हम जो आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग आर्टिकल ही गो थ्रू करते थे, फिर मैं थोड़ी अपनी बात भी बताऊंगा। और इन शख्स की तो हम बात करेंगे ही, काफ़ी मज़ेदार शख्स है, कॉमेडियन है भैया, कॉमेडियन। कॉमेडियन की अब बात नहीं करेंगे तो फिर हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी। हालांकि बात अलग है, कॉमेडी के नाम पर सिर्फ बकैती, चलो छोड़। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाने के एक साल बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मंगलवार मतलब 6 अप्रैल 2021 को बताया कि उन्हें और उनके माता पिता को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चला है मतलब पॉजिटिव हो गए। एक ट्वीट में कामरा ने लिखा कि मेरे माता पिता कोविड पॉजिटिव हैं और वे नज़दीक के अस्पताल में हैं। मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ और घर में क्वारंटीन हूँ। मैंने उन सभी लोगों से बात की है जिनके संपर्क में था। मैं और मेरा परिवार जल्द ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने आगे जोर दिया, कृपया कोरोना से दूसरी लहर को बहुत गंभीरता से लें और सावधान रहें। मेरी भी बहुत बहुत मतलब मैं भी चाहूँगा कि इनके माता पिता जो हैं बहुत सुरक्षित रहें और कुणाल कामरा जी भी जो हैं वो भी सुरक्षित रहें। आने वाले समय में हम लोगों को हंसने के यूं ही मौके देते रहें, विवाद पैदा करते रहें और हम लोग भी चुटकियाँ उस पर लेते रहें। सभी लोग सुरक्षित रहें भैया। गौरतलब है कि स्टैंड अप कॉमेडियन ने पिछले साल मार्च में महामारी की शुरुआत के दौरान भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स का मजाक उड़ाया था। पिछले साल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 22 मार्च 2020 को सुबह 7 से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इसका मतलब होगा कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। तब युवा और बूढ़े, अमीर और गरीब समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अपनी बालकनी और बरामदे से ताली बजाते हुए और घंटी बजाते हुए निकले थे और महामारी से जूझ रहे फ्रंटलाइन योद्धाओं की सराहना की थी। हालांकि कुछ लोगों को ये रास नहीं आया था कि जनता राष्ट्र जो है वो एकजुट होकर खड़ा हुआ है और इस तरीके से अभिवादन कर रहा है, लोगों का सपोर्ट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। ये तब लोगों को समझ में नहीं आया था और ऐसे लोगों का तब इसका विरोध भी किया गया था। अब पीएम मोदी के लिए कामरा की नफरत जगजाहिर। कुणाल कामरा ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को अपमानित करने की कोशिश की थी और एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने लिखा था, कल के लिए तैयारी, और फ्रंटलाइन के वर्कर का मजाक उड़ाते हुए मिडिल फिंगर उन्होंने दिखाई दी। जो तस्वीर मैंने अभी आप लोगों के साथ साझा करी है, ये तस्वीर दरअसल उसी एक दौर की है जिस समय कुणाल कामरा ने ये चीज़ करी थी। अब देखिए, ऐसा है, समय बड़ा बलवान होता है और जब समय पलट के अपनी लाठी मारता है तो उससे कोई भी नहीं बच पाता। भले ही फिर समय धूल में लट क्यों ना मार दे, पर वो धूल आप निकलोगे। ये चीज़ हमें सबको समझनी चाहिए। ये चीज़ हमें हमारा धर्म भी सिखाता है और हमारे संस्कार अगर हमारे माता पिता ने सही दिए होते हैं तो वो भी हमको यही चीज़ सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी इस तरह की जो भी आपदा आती है उसका सामना करना चाहिए और साथ के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो जब डंडा घूम के पड़ता है तो काफ़ी तेज़ पड़ता है, ज़ोर से पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा घातक भी होता है। अब देखिए, कुछ समय पहले की बात है भाई, मैंने इम्यूनिटी वाली बात करी थी। तो मेरे साथ, हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाली जो ये लाइन है, इसमें हम लोगों को कई लोगों से रोज़ाना में मिलना होता है। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि मैं पूरे टाइम मास्क पहन के रख सकूँ या हर किसी से मिलने के बाद हाथ मिला सकूँ, क्योंकि कई लोगों से तो हम नमस्ते कर लेते हैं लेकिन कई लोगों से अगर आप हाथ ना मिलाएं तो वो लोग बुरा भी मान जाते हैं। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए वो प्रतिष्ठा की बात होती है कि भाई इनने हमसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, वो ईगो पे ले लेते हैं। तो ऐसे में हर किसी से बचना संभव हो नहीं पाता है।
तो इवेंट की जो लाइन होती है, इस इवेंट की लाइन में कई लोगों से मिलते हैं हम लोग, डेली वेजेस के लोगों के साथ भी काम करते हैं, लेबर के साथ भी काम करते हैं, हम सबके साथ। और देखिए मेरा स्वभाव ऐसा है नहीं कि मैं अगर कोई लड़का मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको धिक्कार के बात करूँ या गाली गलौज करके बात करूँ या लड़ाई झगड़े करके बात करूँ। मैं सबके साथ मिल के काम करता हूँ, सबके साथ बैठ के खाना पीना खाता हूँ, बिल्कुल मिल के रहता हूँ, ऐसा कि उसको ये लगे कि भैया ये हमारे साथ के ही हैं, ये ना लगे कि ये हमारे मालिक हैं या ये हमसे काम करवाते हैं या हमारे ठेकेदार हैं। ऐसी फीलिंग में किसी को कभी आने नहीं देता। तो अब क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता था तो जाहिर सी बात है मेरे घर वालों को भी पिछले 1 साल से लगातार चिंता बनी हुई थी कि भाई कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, इसलिए वो अब एहतियात के तौर पर जो चीज़ मुझे समझा सकते थे वो समझाते थे, और जितना मैं उनके सामने कर पाता था करता था, फिर नहीं करता था। लेकिन अभी जो मार्च गया है उसमें 18-19 तारीख के आसपास मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया। अब ये कोविड पॉजिटिव हुए तो अब हमें तो लग रहा था कि भाई जितने लोगों को हमने देखा था कि जो कोविड पॉजिटिव हुए थे उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, मतलब क्योंकि सब लोग लगभग मेरी ही एज ग्रुप के थे। तो बात निष्कर्ष निकल के ये आ गई, जो आपस की बात में निकल के आती है कि भैया जो हमारा एज ग्रुप है, ये जो 30-35 और 25 से लेकर 30-35 तक का जो एज ग्रुप है, उसके लोगों को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो क्वारंटीन में रहकर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हमें कोविड हुआ और जो हमने जो समय देखा, भैया कोविड का जो ये दूसरी लहर आई है बैंड बजा के रख दी थी। बॉडी ऐसी लग रही थी कि पूरी खोखली कर दी है। ऐसा लगता था रोज़ सुबह उठते थे कि भैया रात को किसी ने खूब डंडे मारे हैं, इतनी तो बॉडी दिखती थी। अच्छा, शुरुआत में हमको लगा वही कि वायरल है, कि बुखार आया है, थोड़ा बहुत बॉडी पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर ने सलाह दी कि भैया जांच कराइए, तो हमने जांच कराने में कुछ देरी हमने कर दी और कुछ देरी वो लैब वालों ने कर दी। 2 दिन हमने लेट किया, 2 दिन उन्होंने लेट किया, तो अल्टीमेटली 4 दिन लेट तो हम टेस्ट की रिपोर्ट की मतलब पॉजिटिव आने में ही लग गए। उसके बाद हमने लोकल जो भी डॉक्टर असाइंड हैं कोविड के लिए उनसे बातचीत करी, फ़ोन नंबर उनका निकाला, क्योंकि हमारी रिपोर्ट की जानकारी सरकार तक पहुंची नहीं थी। अच्छा, अगर आप लोगों के ऐसा नहीं होता है तो होता ही है कि जब आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो सरकार के पास आपकी जानकारी जाती है और जो भी कुछ लोकल कोविड सेंटर आपका रहता है वहाँ से आपके पास कॉल आता है, आपकी पूरी जानकारी ली जाती है, आपको दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे केस में यूँ समझ लीजिए मैं 23 को पॉजिटिव हुआ था तो 25 को खबर पहुंची थी कोविड सेंटर में कि भैया मैं पॉजिटिव हूँ। उसके बाद उनका फ़ोन आया, हालांकि उसके पहले ही मैं वहाँ के डॉक्टर का नंबर निकाल के इंटरनेट से उनसे बात कर चुका था, उनसे दवाइयाँ ले चुका था, दवाइयाँ अपना शुरू कर दी थी, मेडिकेशन मैंने शुरू कर दिया था। 26 तारीख को भैया हालत एकदम बिगड़ गई तो लोगों ने कहा, घर वाले तो चिंतित हो ही जाते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी एकदम से पकड़ती है। सब ने कहा कि भैया जांच करा लो, चेस्ट की एक्सरे करा लो, ये सब करा लो, सब ने यही कहा। तो मैंने कहा चलो ठीक, ये भी करा लेते हैं। अच्छा, इन बीच में मैं वीडियो बाकायदा बना रहा था। मेरे को कोई गोली खाने का दिन में 2-3 घंटे दोपहर में अच्छा लगता था तो मैं उसमें मीडिया ये अपनी न्यूज़ वगैरह देख के वीडियोज़ बनाता था। काम चल रहा था क्योंकि मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी घर में बैठने की आदत नहीं है। तो हम अस्पताल गए, वहाँ पे एक्सरे कराया। पहले तो 2 घंटे में डॉक्टर ने उस हालत में बिठाया। हमारा छोटा भाई हमारे साथ गया था, उसने भैया बिल्कुल फुल सपोर्ट किया, बैठा रहा बेचारा। मन तो होता नहीं है बच्चों का, पर फिर भी बैठा। तो उसने भैया वहाँ पे हमको 2 घंटे डॉक्टर ने झेलाया। उसके बाद हमारा एक्सरे हुआ, HRT स्कैन जो होता है वो हुआ। अब डॉक्टर से हम गए थे कंसल्ट करने के लिए क्योंकि होम आइसोलेशन में हम थे। उसमें आया कि भैया पता नहीं क्या है, उनने हमको ये बोला कि हमारे जो फेफड़े हैं वो 40 से 50% संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हम सांस अपनी वो जो ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कर रहे तो ऑक्सीजन हमारी बढ़िया आ रही 96-98%। हमने कहा बढ़िया है, ख़राब फेफड़ों में भी काम चल रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, डॉक्टर अभी आएगा, उससे पूछेंगे भाई कोई दवाई ववाई हो चेस्ट इन्फेक्शन की तो आप दे दो। तो वही डॉक्टर आया। अब डॉक्टर आते से ही पहला सवाल उसने हमसे क्या किया कि भैया आप पेमेंट जो है वो कैश में करेंगे या इंश्योरेंस से करेंगे। हमारा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाने की फ़ीस होती है 500-600 रुपये, 1000 रुपये, इसका पेमेंट हम इंश्योरेंस से क्यों करेंगे? इंश्योरेंस वैसे भी अपना है नहीं। भैया हैं तो अपन मतलब वही ना बौड़ा बुद्धि के, अब करा लिया हालांकि। तो मैंने मेरे भाई को कहा, मैंने कहा भैया उसको बोल हमें एडमिट नहीं होना, हम जाएंगे, क्योंकि बोलते बन नहीं रहा था। अभी तो मैं फिर भी बहुत बोल पा रहा हूँ, मेरे से बोलते नहीं बन रहा था। डॉक्टर को लग गया इस बात का बुरा, वो उठ के चले गए। एक हमारा मित्र था उसी अस्पताल में, उसने कहा कि भैया जो दूसरे बड़े डॉक्टर साहब है वो आके तुमसे बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। अब उन डॉक्टर साहब को मैं आधे 1 घंटे पहले देख चुका था एक माता जी को कन्विंस करते हुए भर्ती होने के लिए। क्यों? क्योंकि सरकारी कोई एड तो मिल नहीं रही है। एडमिट होने का मतलब है 1.5 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा। तो खर्चे की खैर कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मुझे वाकई में भर्ती होने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं वहाँ से निकला, हमने अपने घर परिवार का, क्योंकि हमारा पूरा यहाँ पे मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है लेकिन पूरा परिवार हमारा ऐसे शहर में रहता है, सब बढ़िया मिलजुल कर रहते हैं। सभी के फ़ोन आ गए कि भैया क्या करना है, कैसा करना है। सभी ने अपने अपने स्तर पर कुछ जानकारियाँ ली। फिर हम लोग भी 2 एक अस्पताल गए, सबने कह दिया भैया भर्ती हो जा, भर्ती हो जा। फिर हमारे भैया हमको लेकर एम्स गए। एम्स में जाकर हमने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सीधे जाते थे वहाँ पे ऑक्सीजन चेक करी, कहा कि भैया ऑक्सीजन 98 पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन घर पे रहो, अगर सांस लेने में परेशानी होती तो एडमिट होना, नहीं तो मत होना। उसके बाद हम सीधे घर आए, घर पे बढ़िया दवाई गोली ली। कुछ दिन ज़रूर परेशानी हुई, एकदम ऐसा लग रहा था कि छाती में बहुत परेशानी हो रही है, काफ़ी डर भी लगा।
लेकिन हाँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो दौर निकल गया। अभी हम पूरे तरीके से स्वस्थ तो नहीं हो पाए, कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ अब ठीक हो गए हैं। तो इसीलिए भैया कुणाल कामरा जैसी हरकत आप ना करें, हमारी जैसी भी ना करें भैया, दूर रहें बिल्कुल, मास्क वास्क सब पहन के रहो। क्योंकि वाकई में जो लोग ये कहते हैं ना भ्रामक तौर पे कि भैया ऐसी कोई बीमारी तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि जब होगा ना और जिस पे होता है वही समझ पाता है कि भैया कितनी बुरी बैंड बजती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, बढ़िया घर में रहें। और कोशिश करें, अगर आप बाहर का काम नहीं है तो कोशिश करें कि घर में सुरक्षित रहें। और बाहर भी जाते हैं तो जितना भी ज़्यादा आप सुरक्षा के पैमानों का फॉलो कर सकते हैं, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र बिल्कुल फॉलो करें। क्योंकि ये इस समय बहुत ख़तरनाक समय चल रहा है, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।